मुद्दों की बात करें तो इतने सारे मुद्दे हैं कि जिन्हें विवरण करना, एक एक करके विवरण करना आपके चैनल में मुझे वक्त चाहिए होगा। लेकिन जो प्रमुख मुद्दा है वो है रोज़गार का और पलायन रोकने का। हमने 6 प्रखंड घूमा और 6 प्रखंड में जो मैंने देखा कि यहाँ पर जो लोग अपने बूढ़े माँ बाप को घर पे छोड़ के मजबूरी में महाराष्ट्र में, दिल्ली में, बेंगलोर में जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, सिर्फ मजबूरी में। जबकि आपको भी मालूम है और पूरी जनता को मालूम है कि मांडू विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जो खनिज से लथपथ है। और ऐसे भी, और यहाँ इतनी इंडस्ट्रीज़ हैं, कृषि प्रधान हमारा विधानसभा है, उसके बाद भी लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो मेरा पहला प्राथमिकता रोज़गार और पलायन रोकना होगा। कैसा फीडबैक मिल रहा है लोगों से? लोगों की मोहब्बत देख के मैं समझता हूँ, मैं राजनीति में बहुत नया हूँ, मुश्किल से 100 दिन हुए हैं मुझे राजनीति में, लेकिन इस 100 दिन में जो जनता ने मुझे प्यार दिया है, जिस जनता ने मुझे मेरे पे यकीन और विश्वास रखा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इन पर खरा उतरूँ। और मैं कहता हूँ कि जिसने भी दिया एक कतरा भी साथ हमारा, रही ज़िंदगी तो समंदर लौटाएंगे। इसी बात के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी जनता जो है एक बार बदलाव देखे, एक बार शिक्षित उम्मीदवार को ला करके देखे कि आखिर काम कैसे होता है। डॉक्टर साहब, पहली प्राथमिकता क्या होगी अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो? पहली प्राथमिकता मेरा रोज़गार होगा, पलायन रोकना होगा, और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है वो पानी का। मांडू विधानसभा में पानी की हालात बहुत ख़राब है। ऐसे मतलब प्रखंड में गया हूँ, ऐसे गांव में गया हूँ जहाँ अभी भी लोग चूहा से पानी पी रहे हैं, काला पानी पी रहे हैं, तो कहीं लाल पानी पी रहे हैं। इनफैक्ट ऐसा स्थिति है कि जो बकरियाँ जो चरती है वो काला पत्ता खा रही है, और वो पत्ता खा रही है, उसके बाद फिर बीमारी घर पर आ रही है। तो ये 3-4 मुद्दे मेरा प्राथमिकता होगी। डॉक्टर साहब, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों पार्टियां सरकार झारखंड में रह चुकी है, क्या कहेंगे? आपने भी आकलन किया होगा। अच्छी बात है, उन लोग बहुत पुराने हैं, ताकतवर हैं और अनुभवी पार्टी हैं ये सब। लेकिन जनता के सामने सब फेल हो जाता है। जब जनता अपना मन बना लेती है तो सारे एक्सपीरियंस, सारे अनुभव, सारे पैसे, सारे सब कुछ फेल हो जाता है। क्योंकि जनता जब बदलाव चाहती है तो बदलाव कर लेती है। और मुझे लगता है मैं अपने नौजवान साथियों से ऐसे कनेक्ट हुआ हूँ, और लोग कहते हैं जिधर जवानी चलती है उधर ज़माना चलता है। तो मैं जवान लोगों के साथ कनेक्ट कर चुका हूँ और उम्मीद करूँगा कि इस बार ज़माना हमारे साथ चलेगा। नाजिर साहब, आप बार बार कह रहे हैं कि शिक्षित लोगों को चुने। सबसे पहले तो आप पब्लिक को, मांडू की जनता को बताइए कि डॉक्टर नाजिर क्या चीज़ है और क्यों वो राजनीति में आए हैं, क्योंकि आप नए आए हैं। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर नज़ीर अंसारी हुआ, और फिर मैं झारखंड हाई कोर्ट में एक लॉयर भी हूँ, है ना। इंजीनियरिंग मैंने अपने ग्रेजुएशन मैंने इंजीनियरिंग से की थी, उसके बाद LLB किया है। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बहुत अच्छा काम किया है, इस वजह से मुझे डॉक्टर की उपाधि मिली है। तो ये यकीन है मांडू विधानसभा वासियों को कि अगर मैं ये कद तक पहुंचा हूं तो कहीं ना कहीं अपने कर्मठ योग से पहुंचा हूं और अपनी शिक्षा के दम पे पहुंचा हूं। और जिसके हाथ में कलम की ताकत हो वो बदलाव लाने की रख सकता है, वो बदलाव लाने की क्षमता रख सकता है। जैसे भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो शिक्षित और मैं लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि संगठित करने का, और फिर इंशाअल्लाह हम लोग संघर्ष करेंगे अपने विकास के लिए। राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है? राजनीति में क्यों? लोग कहते हैं कि आप राजनीति में क्यों? मैं तो कहता हूँ राजनीति ही में आना चाहिए, क्योंकि आप जब शिक्षित हैं तो राजनीति में ही राजनीति क्यों नहीं आ रहे हैं? आप इंजीनियर, डॉक्टर जैसे अपना करियर चुनते हैं, मैं बोलता हूँ कि आप राजनीति को भी करियर चुनिए, क्योंकि आपकी जो जीवन शैली है वो यहीं से शुरू होती है। आपके लिए नियम, कानून, नीति, जितने भी नीति होते हैं विधानसभा में बनाए जाते हैं। और अगर वहाँ पर अगर शिक्षित लोग नहीं पहुँचे तो आप ऐसा समझिए कि शेरों के बीच में भेड़िया लीड करेगा आपको। तो मैं समझता हूँ वो गलत बात है। मेरा मानना है कि अगर भेड़ों को शेर लीड करे तो ज़्यादा बेटर है। चुनौती के रूप में किसे देख रहे हैं? और भी प्रत्याशी है विधानसभा से? देखिए, चुनौती अपने अपने हिसाब से सब एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी पूर्व विधायक जो हैं वो काफ़ी वर्षों से रहे हैं, तो उन्हीं के काम को लेकर के मैं जनता के पास जा रहा हूँ और वार्तालाप कर रहा हूँ, जनसंपर्क कर रहा हूँ। तो आगे पक्के जनता की इच्छा क्या है देखेंगे। चुनाव का रिजल्ट जो भी आता है, परिणाम जो भी आता है, नाजिर साहब का आगे का क्या रणनीति क्या रहेगा? क्या वो जनता की सेवा में हमेशा रहेंगे? क्या रहेगा? ये सवाल अक्सर आता है, तो मैं बता दूं कि अगर कोई इंसान एक छोटा व्यवसाय भी खोलता है, ठेला भी खोलता है, या कोई कपड़े का दुकान, जूते का दुकान, कुछ भी खोलता है, तो एक दिन अगले दिन से ही उसको कमाई नहीं होती है, या अगले दिन से ही उसका बिज़नेस प्रॉफिटेबल नहीं होता है। ये जनसेवा भी ऐसे ही है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि जीत जाएंगे तभी जनसेवा करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी भूल होगी मेरी। जनसेवा लगातार रहेगा, सत्ता में आने का भी परिश्रम लगातार रहेगा, क्योंकि सत्ता में आते हैं तो आपकी दायरा बढ़ जाता है, ताकत मिल जाता है, तो आप ज़ोर शोर से काम कर सकते हो।
तो मैं समझता हूँ कि मेरी कोशिश जारी रहेगी, जनता से हमेशा कनेक्टेड रहूँगा, वो हार जीत से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उम्मीद दिलाता हूँ इसी चैनल से आपके माध्यम से कि जीत हमारी होगी, आज़ाद समाज पार्टी की होगी और चंद्रशेखर आज़ाद भाई के नेतृत्व में होगी और हम लोग 23 तारीख को इंशाल्लाह परचम अपने लहराएंगे। क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे आप? मैं मांडू विधान सभा के सभी वासियों से अपील करना चाहता हूं कि इस बार आप एक शिक्षित उम्मीदवार चुनें, पुराने नेताओं से सवाल करें, उनके मैनिफेस्टो में दिए हुए पिछले 5 साल के मैनिफेस्टो को फिर से निकालें, उन सवालों को पूछें और पलटू राम जैसे नेताओं से बचें, क्रिमिनल नेताओं से बचें और एक अच्छा पढ़ा लिखा उम्मीदवार चुनें। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो